नमस्कार दोस्तों, एग्जाम यूप 24 के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आनंद सिंह आपके सामने आज करंट अफेयर यानी समसामयिकी से जुड़े एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। समसामयिकी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है और आपको मालूम है कि समसामयिकी आपके किसी एक विषय को नहीं, सारे विषयों को टच करती है। कोई घटना अगर होती है आपके किसी भौगोलिक क्षेत्र में तो वो भूगोल के लिए, राजनीतिक क्षेत्र से कोई जुड़ी घटना होती है तो आपकी पॉलिटी के लिए, और आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी कोई घटना आपके आर्थिकी यानी इकोनॉमिक्स का विषय या इकोनॉमी का सब्जेक्ट बन जाता है। करंट अफेयर के एक बहुत महत्वपूर्ण जिस सब्जेक्ट को लेकर या जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, देश में आज कल उस विषय पर बहस चारों तरफ है और मैं चाहता हूं कि उस विषय पर जब आप अपनी कोई राय बनाए, उस राय से पहले आप उस विषय की गंभीरता को, उस विषय की गहनता को बहुत बेहतर ढंग से समझ लीजिए। विषय की गंभीरता और विषय की गहनता ये सिर्फ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के काम नहीं आने वाली है, स्पेशली इस मुद्दे से जुड़ी हुई। आपको सामाजिक और नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी उस विषय पर जो है संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बहुत देर तक रहस्य नहीं रखता हूं, मुद्दा है आपके जो देश में चर्चित चल रहा है वो है समान नागरिक संहिता का। मुद्दा क्या है? समान नागरिक संहिता को लेकर। ठीक है, तो देखिए, आप चूंकि एक गंभीर छात्र हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़े कैसे इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको डेफिनेटली जब कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए तो उसका एक पैटर्न, एक संगठित जो है क्रम होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने आपके सामने एक सरल सा शब्द रख दिया है, समान नागरिक संहिता। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि समान नागरिक संहिता होता क्या है, इस शब्द का मतलब क्या, और भारत के संविधान में ये कहां पर वर्णित है। ठीक है, जैसे अगर मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो आपको यहां पर तीनों शब्द दिखाई पड़ेंगे। एक आपको दिखाई पड़ा समान, दूसरा है नागरिक और तीसरा है संहिता। क्लियर? तो समान नागरिक संहिता दरअसल नागरिकों के अपने सिविल अधिकारों की बात करता है। किन अधिकारों की बात करता है? सिविल अधिकारों की। अगर हम देखते हैं कि न्यायालय में दो तरह के मुद्दे होते हैं, न्यायालय के सामने दो तरह के मुद्दे होते हैं। एक तो होते हैं दीवानी मुद्दे, दूसरे होते हैं फौजदारी मुद्दे। ठीक है, फौजदारी मुद्दे आप जानते हैं कि जब आप हत्या, लूट या कोई गंभीर जब अपराध करते हैं तो उन मामलों में जो है फौजदारी अदालत आपके सामने जो है न्याय और पूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करती है। अगर मामले हमारे निजी जीवन से जुड़े हो, है ना, मामले अगर हमारे निजी जीवन से जुड़े हो, और निजी जीवन से जुड़े कैसे मामले? निजी जीवन से जुड़े ऐसे मामले जैसे आपके इसमें आ जाता है विवाह, तलाक, संपत्ति, संपत्ति का जो है उत्तराधिकार किसका होगा, और संपत्ति का हस्तांतरण किस आधार पर होगा, है ना, गुजारा भत्ता। तो इन सब चीजों से जुड़े जो मामले आपको देखने को पाते हैं वही आपके कौन से मामले कहलाते हैं? दीवानी यानी सिविल के मामले। आगे बात समझ नहीं? क्लियर? तो समान नागरिक संहिता आप अभी तक, जहां तक मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे कि यहां पर मैं किन मुद्दों की चर्चा करने वाला हूं जो कि व्यक्ति के आम जीवन से जुड़े मुद्दे हैं। क्लियर? अब दूसरी बात, समान नागरिक संहिता की अनुच्छेद जो है संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा? तो समान नागरिक संहिता की चर्चा अनुच्छेद 44 में है, जहां पर यह बोला गया है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। आगे बात समझ में? और संविधान में ये जो अनुच्छेद 44 है, तो ये भी आपको मालूम होगा कि संविधान का अनुच्छेद जो 44 है ये डेफिनेटली किसका भाग है? डीपीएसपी का भाग है। किसका? डीपीएसपी का। और डीपीएसपी का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर ये आपको कम दिखाई पड़ रहा हो तो मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, इसके लिए किसी दूसरे कलर का प्रयोग करके जो है इसको थोड़ा डार्कर कर देता हूं। ये भाग है आपके डीपीएसपी का। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। क्लियर? और जो भी आपके विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के होते हैं
उनको राज्य लागू करेगा या नहीं करेगा, ये राज्य की अपनी क्षमता पर होता है। उन अधिकारों को पाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इतनी आधारभूत जो बात है, मुझे लगता है कि मेरे हर एक विद्यार्थी को मालूम होगी। क्लियर है बात कि नहीं? ठीक है। अब सवाल यह आता है कि देश में जो दीवानी मुद्दे हैं, है ना, उसमें दिक्कत क्या है? क्यों समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है? तो आपको भी मालूम है कि भारत जो है एक बहुधा संस्कृति वाला देश है। भारत एक बहुधा संस्कृति वाला देश है, जहां पर आपके बहुसंख्यक जो है हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यकों में आपके मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। तो बहुत समाज के अलग अलग धर्मों के वर्ग के लोग रहते हैं यहां पर, और उनकी सबकी अपनी सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं। और संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार, ये सब ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर हमने शुरुआत में क्या किया, धर्मशास्त्रों से ही सीख ली कि कैसे इन चीजों को प्रबंधित किया जाए। तो आज वर्तमान समय में भी क्या होता है कि चाहे बंटवारा संपत्ति का हो, बात विवाह की हो, या तलाक की हो, या आपके उत्तराधिकार का मुद्दा हो, तो हम क्या करते हैं, शास्त्रीय ग्रंथों से ही जो है उसकी सीख लेते हैं। ठीक। तो अभी हम देखते हैं कि भारत में स्थिति क्या है। सिविल में नागरिक संहिता चूंकि अभी नहीं लागू हुई है, तो अभी मामले किस तरह से डील किए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं भारत के बहुसंख्यक समाज में, जैसे हिंदू समाज की बात कर लेता हूं, है ना। तो हिंदू समाज के लिए क्या किया जाता है, एक लंबा जो है हिंदू कोड बिल का लाने का प्रयास किया गया था, है ना। बट आपको मालूम है कि हिंदू कोड बिल भी बाद में क्या होता है, 1955 और 56 में 4 भागों में निकलकर आता है। क्लियर। तो देश में आपके जो सिविल के मामले होते हैं, जो आपके नागरिकों के जो है विवाह, संपत्ति, तलाक संबंध और जो है उत्तराधिकार संबंधी जो मुद्दे होते हैं, वो आपके हिंदू कोड बिल के जो 4 भाग आपके सामने निकल के आते हैं, जिसके बारे में आपको बताऊंगा भी। उन 4 भागों से इस सारे के सारे मामलों पर निर्णय लिया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं मुस्लिम समुदाय की, किसकी? मुस्लिम समुदाय की। तो मुस्लिम समुदाय के जो सारे निर्णय लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ। किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि निकल के आता है 1937 में। अगर मैं आपसे बोलूं कि हिंदू कोड बिल किसका भाग रहा है, तो हिंदू कोड के बिल के लिए आपको जो है स्मृतियों को उठाया गया है ना। और स्मृति में आप जानते हैं ना कि जो हमारी आधारभूत स्मृति है वो कौन सी है? मनुस्मृति। तो कई नियमों को हमने वहां से उठाया। ठीक है। दूसरी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण स्मृति निकल के आती है, वो निकल के आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या निकल के आती है? याज्ञवल्क्य स्मृति। और आपको मालूम है कि याज्ञवल्क्य स्मृति को भी जो है आप कई भागों में पढ़ते हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति के 2 भाग आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आ जाती है आपके एक मिताक्षरा, और दूसरी आ जाती है दायभाग। क्या आ जाती है? दायभाग। समझ गए? तो मिताक्षरा और दायभाग से आपके भारतीय समाज के बहुत सारे जो है नियम कानून लिए गए। अभी वर्तमान में स्थिति ये, फिर और चूंकि ये मुद्दा आपके देश के अल्पसंख्यक समुदाय के सबसे बड़े वर्ग के भीतर जो है काफी ज्यादा चर्चा में है, उनकी सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं की बात जो है लगातार तेजी से चल रही है कि भाई क्या मुद्दा है, क्या ये किसी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करेगा, क्या ये किसी अल्पसंख्यक वर्ग की संस्कृति और उसकी परंपरा को कहीं ना कहीं कवर कर लेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे करके सारी की सारी स्थितियां स्पष्ट कर दूंगा। बट सबसे पहले, जब तक मुद्दे की हमें इतिहास ना मालूम, जब तक हमें किसी विषय का, किसी चीज का इतिहास ना मालूम, हम उसके भविष्य के बारे में या उसके वर्तमान के बारे में कुछ बेहतर सीख नहीं सकते। इतिहास की ये रेलेवेंस है। तो भारत में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल कानूनों का इतिहास कहां से शुरू हुआ, है ना। और सिविल कानूनों के जब हम इतिहास की बात करेंगे, देखते हैं सिविल कानूनों का इतिहास। अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको मालूम है कि भारत पे रूल किसका रहा है? ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने भारत में रूल कब करना शुरू किया? तो लगभग 1773 के आसपास आपको मालूम है कि रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट।
अब रेगुलेटिंग एक्ट में जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो आपके आपराधिक प्रवृत्ति के फौजदारी मामले हैं, उनके लिए तो कानून लगभग समान रखा गया कि मर्डर यदि कोई हिंदू समुदाय का करे, कोई मुस्लिम समुदाय का करे, कोई अन्य किसी धर्म या जाति या जनजाति विशेष समुदाय का करे, तो उनके लिए फौजदारी मामलों में कोई रियायत नहीं है, वो यूनिफॉर्म है, वो सबके लिए एक बराबर है। बट कानूनी मामलों में चूंकि भारत की जो सामाजिक जो संस्कृति है, उसमें धर्म इतना महत्वपूर्ण विषय है कि उस पर कोई भी दखल अंदाजी दोनों ही धर्मों के लोग या जितने भी धर्मों के लोग हैं, उस पर किसी भी बाहरी जो है दबाव को बिल्कुल भी किसी भी तरह से सहज होकर स्वीकार नहीं करते थे। तो अंग्रेजों को क्या करना था यहां पर, एक तो लंबे समय तक व्यवसाय करना था, दूसरा व्यापार भी करना था और धीरे धीरे अपनी शासन प्रणाली को भी आगे ले जाना था। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे कि सिविल के मुद्दों में किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं करेंगे और सिविल के मुद्दों के लिए वो अलग अलग कानूनों का प्रयोग करते। जैसे हम देखते हैं कि मुस्लिमों के लिए किस समुदाय का किस कानून का प्रयोग करेंगे और हिंदू समुदाय के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हिंदू की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, तो हिंदुओं में जो कानून है वो ये स्मृतियों से उठाएंगे, और वो दो स्मृति कौन सी मैंने आपको बताई, वो थी मनुस्मृति और दूसरी थी आपकी कौन सी, बताइए जल्दी से, है ना, याज्ञवल्क। वेरी गुड। अब मुस्लिमों के सिविल कानून कहां से निकालेंगे? मुस्लिमों के कानून के लिए इन्होंने जो पीछे से चली आ रही परंपरा उसको फॉलो किया। आपको मालूम है कि मुगलों में जो अंतिम महत्वपूर्ण मुगल बादशाह रहते हैं वो कौन रहते हैं? औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया, सभी के सभी शरीयत नियमों को, किन कानूनों को? सभी के सभी शरीयत कानूनों को एक किताब में जो है लिपिबद्ध कराया था, और उस किताब का नाम था फतवा आलमगीरी। क्या? फतवा आलमगीरी। तो मुस्लिमों के समाज से जुड़े जो कानून है वो आपके औरंगजेब द्वारा लिखी गई फतवा आलमगीरी समाज से उठाएगी। ठीक है, बाद में इसी को हम आज वर्तमान समय में मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत के आधार पर या उसी प्रचलित नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब यहां पर आप क्या देखोगे कि देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए भी कुछ कानून बनाए गए, हिंदुओं के लिए भी कुछ कानून बनाए गए, बट अब हमें उनका इतिहास देखना है कि कितना जो है आपके हिंदू समाज के सिविल कानून सुधरे और कितना मुस्लिम समाज के जो है सिविल कानून सुधरे, उसका एक पूरा इतिहास देख लेते हैं। ठीक, अब उस इतिहास की तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे में जो सबसे पहला एफर्ट हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1829 में, है ना। 1829 में आपको मालूम है कि आपके वायसराय कौन थे? बेंटिक महोदय। और उनको समर्थन किसका मिलता है? राजा राम मोहन राय का। और बेंटिक महोदय जब राजा राम मोहन राय का समर्थन पाते हैं तो वो क्या कर देते हैं? सती प्रथा का अंत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सती प्रथा का अंत। ये एक पहला प्रयास हम मान सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सिविल कानूनों को टच करते हुए भारत में एक बड़ा सुधार किया। परंतु आपको मालूम है कि भारत में या किसी भी समाज में सच क्या होता है? सच तब होता है जब व्यक्ति तर्क के साथ बात करता है। सती प्रथा किस तर्क के आधार पर भारतीय समाज में आई उसकी मैं बात नहीं करने वाला हूं, बट भारतीय समाज में जो सती प्रथा है वो कितनी अमानवीय जो है पहचान थी उसके बारे में समझना आवश्यक है। कि कोई एक पति है, उसका देहांत हो गया, अब उसकी अल्पवयस्क पत्नी या सह आयु की जो पत्नी है उसको भी जो है सती होना पड़ेगा। ये परंपरा और नियम और शास्त्रों के आधार पर किया जा रहा था। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उस पत्नी को उस पति से कभी दिल भी लगा था कि नहीं। न तन मिले न मन मिले और हम चले अगर तुम चले। तो ये जो एक परंपरा बन के चली आ रही थी, ये आप पुरुष के तौर पर जरा सोच कर देखिए कि आपकी पत्नी का देहांत हो जाता है और आपको भी ये प्राण त्यागने पड़े। बातें सुनने में बड़ी बेहतरीन लगती हैं, बट आपको जब कभी माचिस के तीली भी जो जल जाते हैं आप, तो सोचिए कितना कष्ट होता है। तो उस सती प्रथा का अंत किया गया। अब देखिए कानूनी तौर पर 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया जाता है, लेकिन आपको मालूम है ना कि 1970 के दशक में 1970 के दशक में जो सती होने की अंतिम घटना भारत में सुनी गई थी वो रूप कुंवर की थी, है ना। और वो रूप कुंवर की घटना कहां की थी? राजस्थान की थी। तो सती सिस्टम कानूनी तौर पर तो 1829 में बंद हो गया, लेकिन फिर भी क्या है कि आपके सिविल जो है आपके परंपराओं के नाम पर जो है इसको हम लगातार कई समय तक आगे बढ़ाते गए। तो यहां पर सिविल कानूनों के तहत निर्णय लिया जाएगा। अब चूंकि सती है, किसी की हत्या हुई है, तो ये तो आपराधिक मामला हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक, आपको बताऊंगा 1833 में या 1834 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।
और उससे बोला गया कि आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके भारत में जो है सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉज उनका निर्माण कीजिए। ठीक। और इसके बाद आपके एक दूसरा जो द्वितीय विधि आयोग है उसका गठन किया जाएगा 1853 में। ठीक है। और वहां पर आपके जो है हेनरी नॉर्मली साहब, मैं उनका नाम अगर आपको पढ़ के बताऊं तो वो निकल के आते हैं, हेनरी नॉर्मली साहब निकल के आते हैं, नॉर्मली साहब। ठीक है। और नॉर्मली साहब आपके इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कानूनविद थे। जैसे भारत में आपके दो कानूनविद बड़े प्रसिद्ध रहे, BN राव और भीमराव अंबेडकर। ठीक इसी प्रकार से जो है आपके जॉन रोमली साहब, ठीक है, जॉन रोमली साहब जो है वो आपके बड़े प्रसिद्ध रहे, कहां पर, ब्रिटेन में। तो उनको बुलाया गया था, हालांकि वो आने को तैयार नहीं थे, बट जब वो आते हैं तो उनको भारत का मौसम बड़ा पसंद आ जाता है, तो ऐसे में क्या करते हैं वो जल्दी से आते हैं यहाँ पर। ठीक। और उनको जब जिम्मेदारी दी गई तो आपको फिर पता चला होगा कि बहुत सारे उन्होंने जो है सुधार किए। जैसे 1853 में जो आपके सेकंड लॉ कमीशन आता है, उसने कुछ सुधार रखे, बट आपको मालूम है कि इसी के ठीक तुरंत बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है। और 1857 के विद्रोह की स्थिति में फिर क्या होता है, वहां से जो परिवर्तन आते हैं वो काफी तेज हो जाते हैं। वहां से अंग्रेजों ने भारतीयों के संदर्भ में कानून बनाना काफी तेज शुरू कर दिया। क्लियर। और वो कानून आपके सामने कैसे निकल के आएंगे, वो कानून आपके सामने निकल के आएंगे 1859 में आपके निकल के आ जाएगा CPC, 1860 में IPC और 1861 में CRPC, है ना। लिख लो चाहे तो 1859 में आपके CPC आ जाता है, 1860 में आपके IPC आ जाता है और 1861 में CRPC आ जाता है। तो अंग्रेज देखिए लगातार कानूनों को जो है निर्माण करने का प्रयास करेंगे। खैर इस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि आप कहीं बोर ना हो जाए। हम आपको चैनल और इस टॉपिक से लगातार बनाए रखने के लिए इसको तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। भारत में सिविल कानूनों को जो है लिपिबद्ध करने के लिए सबसे पहला एफर्ट किया गया, वो एफर्ट किया जाता है 1941 में। और 1941 में ये एफर्ट तब शुरू होता है जब आपके BN राव साहब, किसको, BN राव साहब को ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप जो है हिंदू जो लॉज हैं उनका विस्तार से जो है अध्ययन कीजिए, जो आपके हिंदू लॉज हैं उसको विस्तार से अध्ययन कीजिए ताकि हम उसको एक संहिताबद्ध ढंग से प्रस्तुत कर सकें या रख सकें ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो। अब उन्होंने जो सुझाव दिए उसी के आधार पर क्या होता है, 1944 में एक कमेटी की स्थापना होती है और एक कमेटी क्या करती है 1947 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है ना। और इस रिपोर्ट सबमिशन में जो है उसने कई जो है बातें शुरू की और वहीं से जो है आपकी एक डिबेट शुरू हो जाती है हिंदू कोड बिल की। किसकी, हिंदू कोड बिल की। बड़ी इंटरेस्टिंग बहस थी ये। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान हिंदू कोड बिल बहस पर जो छात्र जरा भी कुछ जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था ये, जिस पर देश के कई बड़े बड़े नेता जो है आपके आमने सामने खड़े होकर दिखाई पड़ते हैं। क्या था ये हिंदू कोड बिल। भारत में आज जो सिविल कानून हिंदुओं के संदर्भ में लागू है वो आपके इसी हिंदू कोड बिल से लिए गए। ठीक है। अब हिंदू कोड बिल के बारे में अगर इसका हम इतिहास देखते हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदू कोड बिल जो है ये आपके 1955 में जो है 4 भागों में आता है, ये है ना। इसमें आपको 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम दिखाई पड़ेगा, है ना। ये कब आता है, 1955 में। इसके बाद आपको हिंदू उत्तराधिकार कानून दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, हिंदू उत्तराधिकार कानून, ये 1956 में आता है। इसके बाद आपको जो है आपके अल्पवयस्क एवं संरक्षकता अधिनियम, ये भी 1956 में लागू होता है। और इसके बाद बकायदा जो है आपके दत्तक एवं जो है गुजारे भत्ते से अधिनियम जो जुड़ा आता है वो भी आपके 1956 में निकल के आता है। बात क्लियर है कि नहीं इतनी। तो आपके भारतीय समाज में जो भी आपके सिविल लॉज लागू किए गए हैं वो आपके इसी 4 नियम कानूनों के तहत लागू किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार कानून, अल्पवयस्क संरक्षण और दत्तक एवं आपके गुजारा भत्ता अधिनियम जो निकल के आपके सामने आता है। अब इसके बाद अगर हम विकास के तौर पर देखेंगे तो यहां पर जो हिंदू कोड बिल की बहस थी वो बड़ी संविधान में चर्चित हो जाती है। और वो हिंदू कोड बिल की जो बहस है
वो इतनी चर्चित क्यों हो जाती है? उस चर्चित होने के पीछे इसके दो नियम थे। जैसे भारत में हिंदू कोड बिल के लागू होने के बाद दो बातें निकल कर आई कि भारतीय समाज में अब बाईगैमी जो है वो प्रतिबंधित कर दी। बाईगैमी का क्या मतलब होता है? बाईगैमी का मतलब होता है कि अब हिंदू पुरुष दो विवाह नहीं कर सकता, दो विवाह नहीं कर सकता। तो इस एक बात को लेकर भारत में बड़ी हलचल मच गई कि हिंदू पुरुष दो विवाह नहीं कर सकता। और विवाद का मुद्दा इसलिए था क्योंकि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके हिसाब से भारत में मुस्लिम व्यक्ति अभी भी 4 शादियां कर सकते थे। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है कि समाज इतना भ्रष्ट हो जाता है कि वो इतना स्वार्थी हो जाता है कि दूसरों के विषय में सोचना बंद कर देता है। और ये बात दूसरे, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे लिंग की बात कर रहा हूं। बहस यह होनी चाहिए थी कि यदि हिंदू पुरुष को दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं है, यानी हिंदू स्त्री की गरिमा को सुरक्षित किया गया, उसके अस्तित्व को सुरक्षित किया गया, तो सवाल ये उठना चाहिए था कि क्यों नहीं हमें ऐसा भारत के हर धर्म की स्त्री को सुरक्षित करना चाहिए। भाई बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, आप अगर पुरुष हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक पुरुष हैं और आपकी जो भी हैं, अगर कोई बढ़िया दोस्त है आपकी, या कोई महिला मित्र है आपकी, या धर्मपत्नी है आपकी, आप क्या किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श मात्र भी उन पर बर्दाश्त कर पाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप ये कैसे आपके अंतरात्मा कर जाती है कि नहीं आपको एक विवाह करने का अधिकार क्यों है, आपको 2-3 विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। अभी बहुत साधारणता बोलूं तो आफत एक ही अच्छी है, और तुम लड़ रहे हो कि नहीं तुम्हारे पास 2-3 आफतें होनी चाहिए। आफत मतलब देखिए, स्त्री चंचल होती है, वो बड़ी भावुक सी होती है, उसको अटेंशन चाहिए होता है। आप सारा का सारा ध्यान देने के बावजूद उसको असंतुष्ट ही रखते हो। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना है कि आप पूरा दिन मेरे साथ भी रह लो तो भी आप उसका ध्यान नहीं रखते। उसके ये क्लेम होते हैं। अब सोचिए, जब एक को आप झेल नहीं पा रहे हो, आप 3-4 के लिए जो है लड़ाई करने जा रहे हो। और भी क्यों? क्योंकि किसी एक वर्ग विशेष में जो है 3 से 4 जो है पत्नियां रखने का एक रिवाज है, इसलिए। तो देखिए, बहस कहां जानी चाहिए थी? बहस जानी चाहिए थी कि अगर हिंदू समाज में अगर स्त्री की अस्तित्व को सुरक्षित किया गया है, तो भारत के हर धर्म में स्त्री के अस्तित्व को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये उनका मूल अधिकार भी है, एक गरिमामयी जीवन का अधिकार सबको है। लेकिन यहां पर बहस किसी अलग धार्मिक एंगल पे चली। दूसरा जो एक मुद्दा यहां पर निकल के आया था, वो निकल के आया था स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार। क्या निकल के आया? स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार का मामला निकल गया। अब स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार, ये उस समय के लिए बिल्कुल नावाजिब बात थी कि भाई चलो हमने दहेज दे दिया, जितना तुम्हारा अधिकार था हमने तुमको दे तो दिया है, अब नया अधिकार तुम क्या लोगे। तो यहां पर स्त्री को अधिक संपत्ति के अधिकार को लेकर भी भारत के बड़े बड़े राजनेताओं में जो है विरोधाभास हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार के पक्ष में बहुत ज्यादा मुखर होकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन पक्ष में नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वो कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जिन्होंने आपके संपत्ति के अधिकार के प्रश्न पर जो है स्त्रियों को बहुत ज्यादा सहयोग या स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। वो अपने पारंपरिक और रूढ़िवादी पक्ष के लोग थे, तो उनको मैं बहुत ज्यादा जो है आपके सामने, या उनको क्यों थे, कैसे थे, क्या थे, वो उस समय की जो भी सोच थी वो उस पर थी और वो अपने मुद्दों पर लागू थे कि भाई हिंदू कोड बिल हम बर्दाश्त नहीं करें। अच्छा, भारत में केवल 2 लोग थे जो कि इस मांग को लेकर, मतलब केवल 2 लोग नहीं बोलूंगा, लेकिन 2 प्रमुख बड़े जो नेता थे वो हिंदू कोड बिल को इन 2 शर्तों के साथ लागू करने के लिए तैयार थे। और वो कौन थे? आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आपके भारत के संविधान निर्माता में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर साहब तो इस मुद्दे से बड़ा व्यक्तिगत तौर पर जुड़ गए थे कि नहीं भाई, हिंदू समाज में महिलाओं को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो ये 2 मुद्दे निकल के आते हैं। अब जब ये 2 मुद्दे निकल के आते हैं तो क्या होता है कि इसको फिर 50-51 के दशक में बहस शुरू हो गई थी। तो 50-51 के दशक में उस समय बात लागू हो नहीं पाई। बाद में 1955 में जब इसको लागू किया जाता है तो आपको मालूम है ना कि इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लाया जाता है और कई संशोधनों के साथ लाया जाता है। बट एक चीज आप ये समझ लो कि हिंदू पुरुष 2 विवाह नहीं कर सकता, ये बात तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से निकल के आ जाती है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की, कि यहां पर हिंदू शब्द में कौन कौन आता है ना। हिंदू शब्द में कौन कौन से धर्म के लोग आते हैं ये परिभाषित हुआ। इस हिंदू शब्द में आते हैं आपके हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख।
तो हिंदू कोड बिल के आधार पर आपके इन 4 धर्मों के लोगों का संपत्ति विवाह तलाक के नियमों को जो है डील किया जाता है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम चलते हैं जल्दी से आपके मुस्लिम समाज के पर्सनल लॉज की तरफ। मुस्लिम समाज का पर्सनल लॉ चलता है शरीयत के आधार पर। किसके आधार पर? शरीयत, यानी आपके इस्लामिक लॉज, है ना। और जब बात हम शरीयत की करते हैं तो शरीयत के 4 आधार हैं। क्या है? शरीयत के 4 आधार हैं। और शरीयत के उन 4 आधार की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको 4 आधार दिखाई पड़ेंगे। कुरान, दूसरा दिखाई पड़ेगा हदीस, तीसरा दिखाई पड़ेगा कयास, और चौथा दिखाई पड़ेगा इज्मा, है ना। ये 4 आधार दिखाई पड़ेंगे। कुरान आपको मालूम है उनकी बहुत पवित्र किताब है इस्लामिक समाज की। तो इस किताब से जो भी नियम निकाले जा सकते थे, इस्लाम में इस परिस्थिति में क्या नियम है, इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, वहां से कुछ नियम लिए गए। हदीस, इसमें जो है आपके पैगंबर साहब के जो है 2 मुद्दों का जिक्र है। एक तो उनके जो कार्य है, पैगंबर मोहम्मद के जो महान कार्य है, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो पवित्र कार्य हैं उनके बारे में चर्चा है। दूसरा उनके उपदेशों की चर्चा है ना। तो उनके हिसाब से जो विधि निर्मित की जा सकती थी वो। कयास मतलब आपके मनन करके, है ना, कि जब आपके कोई 2 कानूनों के बीच में या किसी एक विशेष परिस्थिति में जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो भाई किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लिया जाए, इसको लेकर जो है आपके जब दिक्कत निकल के आएगी तो ऐसे में क्या होगा कि आपके कयास प्रक्रिया द्वारा जो है नीति निर्माण होगा, नियम कानून बनेंगे। और चौथा है इज्मा, कि जब सीनियर ज्यूरी आपके इस्लामिक स्कॉलर जो है, जो इस्लामिक आपके बहुत प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जब वो आपके बकायदा ज्यूरी के थ्रू काम करेंगे तो वो जो है आपके नियमों का, नीतियों का निर्धारण करेंगे। क्लियर? अब भारत में हम ये देख लेते हैं कि भारत में जो इस्लामिक समाज है वो समाज किन 2 भागों में बटा है? वो समाज बटा है शियाओं में और वो बटा है सुन्नी में। शिया बेसिकली थोड़े उदार माने जाते हैं, जबकि जो सुन्नी समाज के लोग हैं वो थोड़े से अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति से ज्यादा अटैच माने जाते हैं। वो किसी भी तरह का परिवर्तन बहुत ज्यादा वेलकमिंग ढंग से, बहुत ज्यादा जो है त्वरित परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते। ठीक, जैसे अगर मैं शियाओं की बात करूं तो शिया समाज में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि बकायदा 3 तलाक में नहीं मानते। संपत्ति के अधिकार भी अगर महिलाओं की बात होती है तो उसको ये जो है स्वीकारते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि शिया और सुन्नी समाज के लोग हैं। अब भारत में जो सुन्नी समाज के लोग हैं वो दरअसल हनफी परंपरा के। कौन सी परंपरा के हैं? हनफी। इस्लाम में भी कई परंपराएं, उनमें से जो भारतीय समाज के लोग हैं, इस्लामिक समाज के लोग, उनमें से कौन सबसे ज्यादा परंपरा के लोग फॉलो करते हैं? हनफी परंपरा को। ठीक। और शरीयत में कुछ कानून होते हैं, जैसे आपने बहुत ज्यादा शरीयत कानून के बारे में सुना होगा, और कई बार तो है शरीयत के एक नकारात्मक सी पहचान निकल के आ जाती है कि भाई शरिया कानून लागू कर दो। तो हमें शरिया कानूनों में क्या सब कुछ नकारात्मक है, या नकारात्मक सकारात्मक से परे हमें यह देखना चाहिए कि शरिया कानूनों में है क्या? जैसे शरिया कानूनों में कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें आप हुदूद कहते हैं। क्या कहते हैं? हुदूद। हुदूद नियम काफी कठिन, काफी तीखे से ये नियम, हुदूद नियम। ठीक है। और जब हम हुदूद नियमों की बात करेंगे तो आप जब अक्सर देखते हो ना कि भाई हाथ के बदले हाथ काट लो, सर के बदले सर काट लो, तो ये जो आपको नियम दिखाई पड़ रहे हैं ये हुदूद नियमों से निकल के आते हैं। ठीक। तो यहां पर मैं इस्लामिक जो है सिविल जो आपके अधिकार हैं या सिविल नागरिक जो कानून है उनकी बात करता हूं। अब जब इस्लामिक समाज की हम बात करेंगे तो इस्लामिक समाज में हम डेफिनेटली क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भाई विवाह कैसे होता है, फिर हम देखते हैं तलाक कैसे होता है, और फिर हम देखेंगे कि जो गुजारा भत्ता का जो इशू आता है उसका किस प्रकार से नीति निर्धारण होता है। ठीक। तो विवाह में आपको मालूम है कि बकायदा निकाह की परंपरा है ना। इसके बाद जब तलाक की हम बात करते हैं तो तलाक आपके 2 भागों में बटा होगा, जहां एक तरफ मैं बताऊंगा कि तलाक के 2 पैटर्न होते हैं। एक होता है तलाक सुन्ना, तलाक सुन्ना, और दूसरा जो चर्चा हो रही है आजकल और भारत में असंवैधानिक भी घोषित हो चुका है वो है तलाक बिद्दत। इसकी चर्चा आपको मालूम है काफी ज्यादा हुई। भारत में संविधान
संशोधन करते हुए क्या किया गया है कि आपके तलाक बिद्दत परंपरा को जो है पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्लियर। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि भाई तलाक भी जो है आपके 7 तरीके होते हैं, 7 प्रकार से जो है तलाक देने की परंपरा इस्लामिक समाज में देखने को मिलती है। ठीक। अब जैसे तलाक की सुन्ना की मैं बात करूं तो इसके भी 2 तरह होते हैं, जैसे तलाक के हसन और दूसरा होता है तलाक के अहसन। तलाक के हसन और तलाक के अहसन। निकाह में आप जानते हैं कि बकायदा काजी साहब आते हैं और काजी साहब लड़का और लड़की दोनों से मर्जी पूछते हैं उसकी कि भाई तुमको निकाह कबूल है कि नहीं कबूल है। तो भाई दोनों लोगों को अगर अपनी जिंदगी खुशहाल लगने वाली है या तबाह लगने वाली है, जो भी आगे होगा वो तो भविष्य को मालूम है, बट दोनों ही कबूल कर लेते कि चलो भाई हम एक दूसरे की जिंदगी में आंधी तूफान लाने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अब उसी निकाह के समय एक मेहर, आपने शब्द सुना होगा मेहर, ठीक है, वो मेहर बांधी जाती है। वो मेहर दरअसल लड़की को एक सिक्योरिटी मनी के तौर पे दी जाती है और मेहर का सिंपल सा अर्थ होता है कि भैया आपको जब कभी संकट आएगा, वो विवाह के समय तय कर दी जाती है, दी नहीं जाती है उसको। ठीक है। अब वो रकम लड़की को विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त होती है, जैसे उसके अगर पति का देहांत हो जाए, इंतकाल हो जाए उसका, या तलाक हो जाए, तो उन सब परिस्थितियों में लड़कियों को मेहर जो है, जो बोली गई थी, बात जो तय की गई थी, वो एक राशि अदा की जाती है। क्लियर है। अब हुदूद लॉस क्या थे, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये तो तलाक की बिद्दत का मामला हम इसको देखते हैं। जैसे तलाक जो हुदूद लॉज हैं उनको लेकर मैं अगर बात बोलूंगा तो मैं जो बातें बताऊंगा वो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी। ठीक है। जैसे हुदूद लॉज की अगर मैं बात करूं इनकी, तो पाकिस्तान में जब वहां जिया उल हक की सरकार थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हुदूद लॉज को वहां पे लागू करवाया और उसके तहत एक प्रथा होती है जिना की। कौन सी? जिना। जिना का मतलब होता है एडल्ट्री। क्या होता है? एडल्ट्री। यानी आपकी पत्नी, चलिए इसको आप अपने ऊपर मान लीजिए, किसी की भी पत्नी के संबंध पर पुरुष के साथ, ठीक है, और यदि आपकी फिर से मैं बोलता हूं, आप हर्ट हो जाएंगे, किसी और को पकड़ लेते, यदि किसी और की पत्नी के संबंध किसी पर पुरुष के साथ हैं तो इसे जिना बोला जाता है। और जिना के मामले में आपको पता है सजा क्या थी, कि उस स्त्री को पत्थर मार मार के तब तक उसे प्रताड़ित किया था जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है। अब इस जिना कानून का पाकिस्तान में देखिए कैसे मिसयूज किया गया। एक बार क्या होता है कि मैं एक घटना की चर्चा करता हूं आपसे, और ये चर्चा है मुख्तारन माई की। ये चर्चा किसकी है? मुख्तारन माई की। ठीक है। अब आप ये समझिए, जिना से जुड़ा एक कानून ये निकल के, ये तो जिना से जुड़ा था भी नहीं, लेकिन मुख्तारन माई और जिना, इन पर मैं 2 बातें आपसे बताऊंगा। जियाउल हक के नियम के अनुसार क्या होगा कि एक बार पाकिस्तान में किसी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ। अब जब पाकिस्तान की उस महिला के साथ जब बलात्कार हुआ तो वो जब कोर्ट में न्याय मांगने गई तो आपके हुदूद कानूनों के तहत उस महिला को पहले तो किसी ऐसे 4 पुरुषों की गवाही चाहिए थी जो कि ये बात साबित करें कि हाँ उस महिला का बलात्कार हुआ। 4 पुरुषों की गवाही चाहिए ये साबित करने के लिए है हाँ मैं कोई XYZ महिला और मेरे साथ बलात्कार। और यदि ये महिला ये साबित करने में असफल रहती कि हाँ उसके साथ रेप जैसी कोई घटना हुई, तो उस परिस्थिति में उसके साथ हुई इस दुर्घटना को जिना की श्रेणी में काउंट कर लेते हैं कि चलिए भाई आपकी संबंध जो बने थे वो आपकी मर्जी से बने थे और ऐसे में आपको मृत्युदंड दिया जाए। तो आप सोचिए कि हुदूद कानूनों में इतना जो है स्त्री अधिकारों की जो है आप मुखालफत होते बिल्कुल भी नहीं देखते। दूसरा अगर मैं बात करूं मुख्तारन माई की, तो मुख्तारन माई पाकिस्तान में एक कस्बाई इलाके की एक लड़की थी। इसके पिता ने किसी अपने एक संबंधी की या किसी एक अपने परिचित की लड़की के साथ बलात्कार किया या उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। तो हुदूद नियमों के तहत क्या किया गया, शरीयत नियमों के तहत क्या किया गया कि ये बोला गया कि भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी एक्स ने किसी वाई के जानने वाली या उसके रिश्तेदार बहन का रेप किया है तो अब वाई के परिवार के लोग एक्स के परिवार की स्त्रियों के साथ जो है आपके उसी प्रकार की हरकत करेंगे और इसे न्याय सिद्धांत के तौर पर पेश किया गया। अब ऐसे में होता क्या है कि मुख्तारन माई को बकायदा उन सबके सामने पेश किया गया, तो बकायदा 4 लोग उनका बलात्कार करते हैं और 10 लोग इस बात के गवाह बनते हैं कि हाँ भाई देखिए ये न्याय हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके धार्मिक समाजों में जो नियम बने हैं उनका समय दूसरा था, उनका जगह दूसरी थी, वो समय वो दौर सब दूसरा था।
और आज समय और दौर सब दूसरा है। आगे बात समझना, आज हम बहुत तार्किक हो चुके हैं और ऐसे नियमों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे नियम आज समाज में आएंगे। खुद स्त्रियां भी उस समाज की कल्पना नहीं कर सकती। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके इन नियमों द्वारा जो है आपके कई अधिकारों का या उत्तराधिकारों का प्रयोग होता है, जो है दुरुपयोग होता है। और ऐसा किसी एक समुदाय विशेष में नहीं। जैसे भारत में भी क्या होता है कि आप सपिंड विवाह नहीं कर सकते। सपिंड विवाह का क्या मतलब होता है? एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। यानी अगर आपको एक ही गोत्र में विवाह करना हो तो आप पिता की पीढ़ी से 5 और माता की पीढ़ी से कम 3 पीढ़ियां जो है आपकी दूर होनी चाहिए, आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वरना सगोत्र विवाह को जो है भारतीय जो आपके विवाह अधिनियम है वो मान्यता नहीं देता। अब अगर सगी बहन तो नहीं है लेकिन दूर के किसी रिश्तेदार में, चूंकि अब गोत्र तो आपको मालूम है एंशिएंट जो ऋषि परिवार हुआ करते थे उन्हीं से गोत्र तय होते थे, तो आपको उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है, बट चूंकि वो गोत्र समगोत्र हैं, समजातीय हो गए, ऐसे में उनका जो विवाह है अगर वो वैध नहीं माना जाता है तो ये कोई, आप जानते हैं कि आपके सामने एक अड़चन आएगी। और भारत का प्रेमी समाज अब क्या हो रहा है, थोड़ा समझदार होता जा रहा है। वो जातीय और धार्मिक जैसी धर्म जैसी परिस्थितियों को बहुत ज्यादा भाव नहीं देता, वो आकर्षण और व्यवहार में ही प्रभावित रहता है ना। एक शेर मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, तहजीब हफी का शेर है, और चूंकि तुम मेरे प्यारे भोले भाले पढ़ने वाले छात्र हो तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्यों सब कुछ बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन में, सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ प्रेम। तो मैं कहता हूं कि एक शेर कुछ यूं है कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें बड़ा अभिमान है कि तुम्हारा हुस्न बड़ा शानदार है, तो ये बताओ कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बतलाओ तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो, है ना। ये फलसफा, ज्योग्राफिया, साइकोलॉजी, रियाजी, है ना। रियाजी मतलब गणित, फलसफा आप जानते हैं फिलोसफी, और ये फलसफा, साइकोलॉजी, रियाजी, ये सब पढ़ना भी अहम, मगर ये बतलाओ उसके घर का पता जानते हो। तो भैया सब कुछ पता होना चाहिए जीवन में, ठीक है। अब शायरी को आगे बढ़ाते हैं तेजी से ताकि मैं इस वीडियो के एंड पे आऊं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि कई बार कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे नियम कानून आपको देखते हैं जो कि एक समाज के लिए दूसरे और दूसरे समाज के लिए दूसरे हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि भारत में अगर एक हिंदू समाज की स्त्री, एक आपके मुस्लिम समाज की स्त्री, एक आपके क्रिश्चियन समुदाय की स्त्री, एक आपके यहूदी परंपरा की स्त्री, ये सब स्त्रियां एक साथ बैठी हैं, और जब ये स्त्रियां सब एक साथ बैठेंगी और जब ये आपस में अगर सबके साथ मान लेते कि घटना भी एक जैसी हो कि अपने चारों अपने पति से प्रताड़ित हो, या दहेज प्रथा जैसी चीजों से, या और आपके डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो, और जब ये न्याय की गुहार करें तो हिंदू स्त्री को अलग एक कानूनों के तहत देखा जाए, मुस्लिम स्त्री को अलग कानून के तहत देखा जाए, आपके जो है यहूदी स्त्री को अलग कानूनों के तहत देखा जाए, और पारसी स्त्री को अलग कानून से देखा जाए, और सब के सब भारत के ही नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में कोई अंतर्विरोध आएगा कि नहीं आएगा। आप पुरुष हैं, आप नहीं समझ सकते, लेकिन जो महिलाएं हैं ये तो उनके संदर्भ में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास एक देश के लिए, एक संस्कृति के लिए, उसके एक इंटीग्रेशन के लिए एक बड़ा जो है नकारात्मक क्लॉज है कि नहीं है। आ रही बात समझ में? अब जैसे मान लेते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें जैसे हमें देखने को मिलती हैं। अब अगली स्लाइड में आप क्या देखोगे कि यहां पर हमने बहुत सारे तरीके बताए। जैसे तलाक सुन्ना की बात कर लेते हैं। तलाक सुन्ना में क्या होता है? तलाक सुन्ना में जो हसन पैटर्न होता है, इस हसन पैटर्न में आप पूरे जीवन में जब 3 बार तलाक बोलेंगे तब जाके तलाक होगा। समझ रहे हैं? यानी जैसे आप पूरे 50-40 साल की उम्र तक जब उनके साथ रहते हैं, 60 साल की उम्र तक रहते हैं, उनमें अगर आपने कभी 3 मौकों पे तलाक बोला हो तो जिस तीसरे मौके पे आप तलाक बोलेंगे और ये तलाक मुकम्मल माना जाएगा। जैसे आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मैं ये मान रहा हूं मेरी शादी को अभी 5 साल छोड़िए 5 दिन नहीं हुए हैं क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं है, ठीक है। बट ये मान लेते हैं कि अगर मेरी शादी को 5-10 साल हो जाए, 5-10 साल बढ़िया जाए, इसके बाद हम उनसे बोर होने लगे, वो हमसे बोर होने लगे, और दोनों को एक दूसरे की शक्लें पसंद आना बंद हो जाए। मतलब हमको एहसास होने लगे कि अगर मैं तुम्हारी शक्ल देख लूंगा या तुम मेरी शक्ल देख लोगी तो एक दूसरे का दिमाग खराब हो जाए। अगर परिस्थिति ये आ जाएगी तो मैं उसको पहले बोलूंगा तलाक। अब उसको समझ में आ जाएगा कि भाई चलो धनिया भी डालनी है, जो है आपके दाल में चाय में अदरक भी डालनी है, सब कुछ ठीक चलने लगेगा। अब कुछ दिन ठीक रहा, फिर से खराब हो गया, तो हमने क्या किया, फिर से बोल दिया तलाक। और ऐसा ही आपकी जब तीसरी बार बोला तो उस दौरान क्या होगा
कि जब 3 बार जीवन में कभी हम तलाक बोल देंगे तो ऐसे में क्या होता है कि आपके वो 3 तलाक मुकम्मल हो जाता है। हसन में क्या होता है, लगातार 3 महीने हमको जो है एक एक बार तलाक तलाक और तलाक 3 अलग अलग महीनों में 3 बार बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपके हो गए कौन से, तलाक के अहसन। सबसे ज्यादा चर्चा तो है आपके तलाक के बिद्दत की। सबसे ज्यादा आलोचना किसकी होती है, तलाक के बिद्दत की, जिसमें आप ट्रिपल तलाक को रखते हैं। किसको रखते हैं, ट्रिपल तलाक को। कि आपने किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, चाहे वो चिट्ठी का माध्यम हो चाहे बोलने का माध्यम, अगर आपने अपनी स्त्री से 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक संपन्न, तो यानी एक जो शादी जिसमें 2 परिवार लगते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे इमोशंस खर्च होते हैं, वो शादी केवल 3 शब्दों से टूट जाए, तो ऐसे में उस तरह की आप जो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी, है कि नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि भैया ये इन्हीं सब कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि भारत में सभी महिलाओं के लिए जो है, या सभी सिविल पुरुषों के लिए जो है, आपके नागरिक कानून एक जैसे होने चाहिए। अब तलाक की अगर मैं बात करूं तो जैसे तलाक भी आपके 7 तरीके से मिलते हैं। जैसे आपके सिंपल सा एक जो तलाक शब्द होता है, तलाक बोलने का जो विशेषाधिकार है वो पुरुष को दिया गया। अगर महिला को तलाक लेना हो तो उसे खुला परंपरा बोला जाता है कि भाई महिला ने बोल दिया चलो ठीक है मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना और मैं तलाक देती हूँ, तो उसे खुला बोलते हैं। इसके बाद अगर हम मुबारक की बात करें, दोनों एक दूसरे से उकता चुके हैं और म्यूचुअली एक दूसरे से बोल दे कि हाँ भाई तुम्हें भी हमसे तलाक चाहिए, हमें भी तुमसे तलाक चाहिए, ये म्यूचुअली अगर हो गया तो इसे क्या बोल दिया जाता है, तलाक के मुबारक। अब तलाक तहवीज की बात करें तो महिलाएं क्या होती हैं, इनको यह हक दिया जाता है कि भाई आप अगर जीवन में कभी भी बहुत ज्यादा तंग महसूस करें, शादी में खुश ना हो, तो आपको यह अधिकार मिलता है कि आप मुझे तलाक दे सकें, उसे तलाक तहवीज बोला जाता है। इसके बाद तलाक लियान होता है। बाई चांस उसने देखा कि स्त्री पर पुरुष के संपर्क में है, अब वो ये चाहे साबित कर पाए ना कर पाए, दोनों के बीच का विश्वास समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में एडल्ट्री की शक में जब वो पुरुष अगर साबित नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में जब वो तलाक देता है तो उसे तलाक लियान बोलते हैं। और तलाक खियार ये तब होता है, और ये आपके इस्लामिक समाज में मुस्लिम महिला को एक जो है फेमिनिस्ट जो है क्या कहते हैं अधिकार है कि यदि उस महिला का निकाह जो है प्यूबर्टी से पहले हुआ है ना, रजस्वला होने से पहले हुआ, उन हालातों में अगर वो क्या करती है आपके उसको ये लगता है कि भाई प्यूबर्टी से पहले हमारा निकाह हुआ और अब चूंकि वो मैच्योर उम्र में आ गई, वयस्क उम्र में आ चुकी है, और वयस्क उम्र में अगर उसको ये लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है या उसका निकाह ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो आपके तलाक के खियार द्वारा उस शादी से बाहर आ सकती है। ये 6 तरीके हो गए। 7वां तरीका आपका हो जाता है कोर्ट्स, अदालतों से। तो ये आपके 7 मामले जो है, ये 7 तरीकों से तलाक निकल के आता है। तो ये आपके इस्लामिक मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के आधार पर दिखा दिया मैंने, हिंदू कोड बिल के आधार पर आपको सारी बातें बता दी। अब हमें देखने हैं कि विवाद क्यों हुआ। विवाद के लिए हमें कई मामलों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे आपके अध्ययन करना पड़ेगा सरला मुदगल विवाद का, है ना। इसमें हमें अध्ययन करना पड़ेगा नारासू अप्पा माली विवाद का, इसमें हमें चर्चा करनी पड़ेगी शाहबानोवाद का, है ना। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी वजह से आपके ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ वो मामला था शायरा बानो विवाद, है ना। हमें चारों मामलों को समझना है। चलिए सरला मुदगल का मामला क्या था ये समझते हैं हम। सरला मुदगल जी जो है कल्याणी नाम की एनजीओ चलाती थी और वो कोर्ट के सामने 4 ऐसी कहानियां लेकर आती हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत में समाज के लोग इतने धाकड़ हो चुके हैं कि नियम कानूनों से बचने के लिए, नियम कानूनों को तोड़कर अगर उन्हें कुछ भी करना पड़े तो कुछ भी करने के लिए तैयार। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं सरला मुदगल विवाद की, तो नरेंद्र माथुर नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया, पहले एक हिंदू स्त्री से विवाह किया, उसके साथ बकायदा वो संबंधों में रहा, शायद 2 या 3 बच्चे भी उसको हुए। अब इसके बाद उसका दिल किसी एक मुस्लिम स्त्री पर आ जाता है, तो उसने क्या किया, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, एक व्यक्ति एक से अधिक जब शादियां कर सकता है तो ये क्या होगा, ये कानून अपराध होगा। तो यहां पर क्या निकल के आता है कि भैया आप चूंकि दूसरा जो है शादी तब कर सकते हैं जबकि कानून नहीं, तलाक नहीं लेते पहली महिला से, तो इन्होंने क्या किया, तलाक वलाक की प्रोसेस को इग्नोर करके सीधा अपने आप को धर्मांतरित कर दिया इस्लामिक समाज में, और फातिमा नाम की एक लड़की से नरेंद्र माथुर ने निकाह पढ़ लिया। अब साल भर बाद उसको लगा कि चलो भाई साल 1.5-2 साल बाद जब उसको एक बच्चा हो गया, उसको लगा नहीं पहले वाली ठीक थी, तो उसने क्या किया, फिर से अपने आप को हिंदू धर्म में जो है धर्मांतरित करवाया और ये बोल दिया कि भैया हम फिर से हिंदू हैं और हम मुस्लिम महिला से दूर जाए।
अब जब मुस्लिम महिला इस मामले को लेकर कोर्ट में जाती है तो भाई यही निकल के आ जाता है कि जो आपका निकाह हुआ वही पहली बात तो इलीगल था। क्यों? क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार जब उसने विवाह किया था तो हिंदू समाज का था, और जब तक हिंदू विधियों के अनुसार आप तलाक पूरा पूरा मुकम्मल नहीं कर लेते तब तक आपकी दूसरी शादी, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी तरीके से हो, ये बिल्कुल नाजायज मानी जाए। तो वैसे में मुस्लिम अधिकारों की चर्चा शुरू हो गई कि यदि उसने मुस्लिम धर्म जो है अपने आप को धर्मांतरित किया था तो उसमें तो कई विवाहों के अधिकार हैं, तो फिर उन अधिकारों का क्या होगा? तो सरला मुद्गल विवाद में आपको कंफ्यूजन दिखा कि नहीं दिखा कि महिला जिनके साथ भी ये हुआ उनके साथ गलत हुआ। दूसरा जो है नारासू माली अप्पा माली विवाद क्या देखेंगे इसमें। नारासी माली जो अप्पा माली है, इन्होंने जो है कोर्ट में सवाल ये कर दिया कि अगर मुस्लिम समाज के लोग 4 विवाह कर सकते हैं तो हिंदू समाज के लोग जो है केवल 1 विवाह क्यों कर सकते हैं? तो यहां पर इनको बताया गया कि देखिए भाई उनके लॉज अलग हैं और हिंदू समाज के लॉज अलग है। अब नारासी अप्पा माली कंफ्यूज ये है कि भारत के जब नागरिक एक है तो ये अधिकार कैसे अलग अलग हो गए। ठीक, तो नारासी जो अप्पा माली विवाद है उसमें ये निकल के आ गया कि भाई नहीं, हिंदू 4 विवाह नहीं कर सकता, मुस्लिम 4 विवाह कर सकते। ठीक, शाहबानो विवाद क्या था? शाहबानो विवाद बहुत डिसाइसिव विवाद था। ये आपके तलाक से नहीं, ये विवाद जो था गुजारे भत्ते से। कैसे? गुजारे भत्ते से। इसमें क्या होता है कि शाहबानो आपके इंदौर के एक बड़े वकील की पत्नी थी। वकील साहब को जब दूसरा निकाह पढ़ना हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, शाहबानो को जो है आपके तलाक दे दिया। अब शाहबानो को अपने मेहर की रकम मिल गई जो कि बड़ी नॉमिनल थी। इसके बाद अब उनको लगा कि भाई 50 साल की जिंदगी है, 40-50 साल की जिंदगी है, अब क्या करेंगी? तो उनके सामने जो है भविष्य का संकट आ गया। तो उन्होंने बोला कि भाई अब हमें तो गुजारा भत्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हिंदू महिलाओं को मिलता। तो उन्होंने क्या किया कि सेक्शन 125 के तहत, जिसमें आपके गुजारे भत्ते की जो कानून होते हैं उसके तहत क्या किया इन्होंने, आपके सेशन कोर्ट में अपील किया इंदौर में। और कोर्ट ने इनका जो गुजारा भत्ता है वो लगभग कुछ आपके 25 रुपए के आसपास तय किया कि 25 रुपए आपको मासिक भत्ता मिलेगा। अब वकील साहब जो थे वो बड़े इगोइस्टिक थे। 5,000 रुपए उनका उस समय वेतन हुआ करता था 1975 के दशक में। कल्पना कीजिए 5,000 महीना, है ना। आज भारत में हो सकता है किसी अल्प गरीब परिवार की मासिक आय हो, और ये 1975 में कमाते थे। तो उनको लगा कि भाई हम इतने रसूखदार आदमी हम कैसे मानेंगे। इस मामले को इंदौर हाईकोर्ट लेकर जाते हैं, जहां पर गुजारे भत्ते की रकम थोड़ा समय ज्यादा बीतने के कारण और बढ़ा दी गई और 179 रुपीज 20 पैसा कर दी गई। ठीक, जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है, शाहबानो वाले मामले को, गुजारा भत्ता क्या मुस्लिम महिला को पुरुष देने के लिए बाध्य है, क्योंकि इस्लाम में गुजारे भत्ते की चर्चा नहीं की गई तलाक देने के बाद, तो क्या गुजारा भत्ता दिया जा सकता है? तो इस मामले में क्या होता है कि भाई आपके एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है कि नहीं भाई चलो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। और वो गुजारा भत्ता देने का नियम क्या रहता है, 179 रुपए वो, और 10,000 रुपए लगभग शाहबानो को दिए जाते हैं जो उन्होंने मानसिक प्रताड़ना झेली इतने लंबे समय के विवाद के बाद। लेकिन भारत का समाज और शाहबानो ये सभी के सभी जानते हैं उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, है ना। पूरे जीवन दिया, उसके बाद उस व्यक्ति ने जब छोड़ दिया तो उसके साथ कोई विवाद ही नहीं, उसके साथ कोई संबंध ही नहीं। अब इस एक निर्णय पर जब शाहबानो का विवाद आया तो भारत के उस समय के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके हाथ पैर फूल गए कि भाई ये क्या बात है, इससे तो हमारा वोट बैंक जो है उसको क्षति पहुंच जाएगी, हमारे समाज को जो है नुकसान पहुंच जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि शाहबानो विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसको ओवरटर्न कर दिया, उसको पलट दिया और ये बोल दिया कि भाई महिला समाज के लिए जो है आपके पुरुष समाज जो है गुजारा भत्ता देने के लिए कोई किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। और ऐसे मामलों में क्या है कि अगर कोई गुजारा भत्ता देने की बात करेगा तो वो एक वक्फ बोर्ड निकल के आ जाता है। कौन सा बोर्ड? वक्फ बोर्ड निकल के आ जाता है। क्लियर है? तो ये वक्फ बोर्ड अब इस पर निर्णय करेगा। अब उनको महिलाओं को, अब भाई वक्फ बोर्ड जब ये तय हुआ कि भाई वक्फ बोर्ड देगा तो आपके उस समय के लोगों को लगा कि भाई चलो ठीक है, हमने इस्लामिक सामाजिक परंपराओं को, नियमों को, कानूनों को बदलने से बचा लिया। क्या उस समय की महिलाओं ने कभी सोचा कि ये उनके अधिकारों को ही अश्योर किया जा रहा था? तो सच में क्या धर्म की हानि हुई या आपके महिलाओं के गरिमा, उनके मौलिक अधिकारों की हानि हुई? क्या ये सोच पाया? ईश्वर जाने। तो ऐसे में क्या होता है कि वक्फ बोर्ड इसको अपनी बड़ी जीत मानता है और फिर से परंपरा ऐसे ही आगे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो मामला निकल के आया कि देखिए अलग नागरिक अलग कानून क्यों नहीं, एक कानून होना चाहिए। ठीक, चौथा जो मामला है ये शायरा बानो का मामला है। शायरा बानो के साथ जो है 2015 में क्या होता है, ये शायरा बानो आपके उत्तराखंड की थी और आपके प्रयागराज में, इलाहाबाद में किसी व्यक्ति से ब्याही थी, है ना। और एक व्यक्ति जो है, इन्होंने क्या किया 2015 में एक चिट्ठी के माध्यम से जो है, एक चिट्ठी के माध्यम से इनको तलाक के बिद्दत के तहत ट्रिपल तलाक भेज दिया गया।
तो ये मामला भी काफी चर्चा में आया। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो है बेंच है ना, इस पर निर्णय देने के लिए बैठती है, और आपको मालूम है कि उस समय के जो सीजीआई थे वो थे केहर सिंह। कौन थे? केहर सिंह। और 5 जजों की इस बेंच ने 3-2 से निर्णय यह दिया कि ट्रिपल तलाक पूरी तरह से असंवैधानिक। क्या है? ट्रिपल तलाक पूरी तरह से असंवैधानिक है। ठीक है, तो ऐसे में ये बात निकल के आ जाती है कि भाई ट्रिपल तलाक असंवैधानिक, तलाक बिद्दत असंवैधानिक है, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि आप जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता जो है लागू करने का प्रयास कीजिए, और इस तरह के कानून जो कि भारत में अलग एक ही देश के नागरिक होते हुए अलग अलग विधियों से जो हम न्याय कर रहे हैं वो ठीक उचित बात नहीं है ना। तो वहीं से जो है लगातार समान नागरिक संहिता पर जो है विवाद चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये मामला हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं, ये मामला दरअसल है आपके महिलाओं की सुरक्षा, उनके गुजारे भत्ते और उनकी शादी की सुरक्षा से, है ना, या परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर हम आपके संवैधानिक जो है अधिकार, जो मौलिक अधिकार हैं, उनके उल्लंघन का या उनके उल्लंघन ना होने पर। यहां मैंने, चूंकि समय की कमी हमारे पास, तो हमने 2 समाजों के बारे में बात कर दी है, बट इस्लामिक लॉज, आपके क्रिश्चियन लॉज भी, उनके हिसाब से भी कुछ ना कुछ ऐसी परंपराएं जहां पर आपके कैथोलिक समाज के जो लोग हैं वहां पर महिलाओं के साथ कुछ इसी प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं। पारसियों के अपने इश्यूज हैं, यहूदियों के अपने इश्यूज हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अब समय आ गया है, चूंकि भारत एक वैश्विक जनता के बीच रहने वाला एक देश बनने वाला है, इसलिए ये समय आ गया है कि अब नागरिक कानूनों को हम एक नजर से देखें और एक ही जो है पहले पर्दे पर लाएं। अब एक कानून लाने में चर्चा क्या है, जो विवाद आ रहा है या जो समस्याएं आ रही वो क्या है? वो समस्या आ रही है भारत के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। यदि बात मैं अनुच्छेद 25 ही करूंगा तो यहां पर आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? यहां पर आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आपके जो है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है ना, उनको अपनी भाषा एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। क्लियर? तो ऐसे में सरकार अनुच्छेद 25 और 29 से कैसे जूझेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में, ये देखने की बात होगी। और चूंकि ये वर्तमान सरकार जो है आपके 370 के मामले में, धारा 370 की कुछ धाराओं को नल एंड वाइड करने के मामले में भी बड़ा मार्वेलस तरीके से उसने काम किया था, तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि अनुच्छेद 25 और 29 को कैसे डील करती है। और उससे जरूरी बात यह है कि जो विधि आयोग ने बोला है, भाई विधि आयोग ने सब लोगों से जो सलाह मांगी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के विधि आयोग के सामने सलाह किया जाती है ना, तो उसके आधार पर भी वो सरकार को परामर्श देगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की दशा में हम क्या कर सकते हैं। परंतु देखिए इस वीडियो के अब हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, तो मैं एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह देता हूं, ये मामला किसी भी धर्म के खिलाफ जाने का नहीं है, ये मामला किसी भी समाज की सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति, मैं फिर से बात दोहराऊंगा, ये व्यक्ति की जो व्यक्तिगत गरिमा है, जो उसके मौलिक अधिकार हैं, उसके सुरक्षा की बात। आप एक पिता होकर इस विषय पर विचार कर सकते हैं कि यदि आपकी कन्या के साथ कुछ भी ऐसा हो जो एक पिता के तौर पर आपकी कन्या के साथ दूसरा व्यवहार हो रहा हो, दूसरे आपके मित्र किसी दूसरे वर्ग विशेष से उसकी कन्या के साथ दूसरा व्यवहार हो, तो उस एम्पैथेटिक, उस समानुभूति के तौर पर ये देखिए, ये मुद्दा समानुभूति के मुद्दे पर भी निकल कर आता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपके इन्हीं ऐसे ही जो है मुद्दों की चर्चा करता है, जिस पर देश से विधि आयोग ने सलाह ली है। और मैं चाहता हूं कि अब आप भी जब इस विषय पर कुछ सोचें तो आपकी भी जो राय है वो बड़ी मौलिक होनी चाहिए। आपकी जो राय है उसमें किसी भी तरह से भ्रामक तथ्यों की बात नहीं होनी चाहिए। आपकी राय पूरी तरह से जो है, चूंकि आप सिविल के अभ्यर्थी हैं, आप कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, आप एकेडमिक परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, बट किसी भी तरह से इन सारी भूमिकाओं को निर्वहन करते करते आप भारत के नागरिक भी। क्लियर है बात की नहीं? तो उस तौर पर भी आपको इन सारे मुद्दों पर गहन जानकारी होनी चाहिए। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन पर मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है नहीं। और चूंकि आज मैं एक अध्यापक के तौर पर समाज को वो दशा दिखा सकता हूं कि हमारे बच्चों के मन में फूल उगे, ना कि बारूद लगे। ठीक है,
और दूसरी बात और भी है कि भैया एक बगीचे में अलग अलग फूल जब होते हैं तो हमें बगीचा बड़ा सुंदर लगता है, एक ही रंग का बगीचा हमें पसंद नहीं है। तो क्यों किसी की एक ही विचारधारा को किसी के ऊपर थोपा जाए, हम सबको स्वीकार करें और सबके सकारात्मक लक्षणों को स्वीकार करें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। क्लियर बात है कि नहीं? तो ऐसे में मैं अपनी क्लास को फिनिश करता हूं एक शेर से कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है ना, कि एक बगीचा है उसमें अलग अलग फूल और अलग अलग खुशबू हैं, तब बगीचा शानदार लगता है। कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। जय हिंद क्लास। एग्जाम यूपीएस चैनल पे मैं आनंद सिंह आपको देश के समसामयिक मुद्दों से जुड़े ऐसे ही विषयों को लगातार एक डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद। कितनी देर का हो गया?